तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया खामद साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है कॉन्वर्सेशंस, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं उसका टाइटल लिंक भी साथ लगा दूंगा। प्रोफेसर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और वो ये है कि अमेरिका के सदर बाइडेन साहब और चीन के सदर शी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई है। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? फिर मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया के हवाले से और G20 और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो वहाँ पे होना है। लेकिन ये बताएं कि इस मुलाकात को आप पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि जो हैंडशेक हुआ है वहाँ पे उससे तो ऐसे लगता है कि शी जिनपिंग मुलाकात ही नहीं करना चाह रहे और बड़ा टफ सा फेस रखा हुआ है। उस बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह अंदाज से भी देखा है। तो व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई बर्फ पिघलेगी इंटरनेशनली जो इनके दरमियान एक हॉस्टिलिटी है, या क्या आप समझते हैं कि वो जो बाइडेन ने कहा था कि हम वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, वी वांट जो है वो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन? खबर साहब, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पिछले 2 साल में दिस इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मीटिंग जिसका ग्लोबल असरात है। इससे ज्यादा कोई अहम मीटिंग नहीं है। ये दुनिया के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाअसर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं। नंबर टॉप 2 इकोनॉमीज हैं, टॉप 2 मिलिट्रीज हैं। और एक तरह से कहिए कि अगर दुनिया 2 हिस्सों में ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो ये लीडर्स हैं उन दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के, जो प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसीज, द वर्ल्ड ऑफ ऑटोक्रेसीज। दूसरी चीज ये है कि जी जिनपिंग और बाइडेन आप और मेरे से ज्यादा बात कर चुके हैं। हमने इतने शोज किए हैं, बट आई हैव फीलिंग कि वो इतने सालों से मिल रहे हैं। जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, जब वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी, उस जमाने से शी जिनपिंग से उनके मुलाकातें हो रही हैं। सो दे हैव मेट ईच अदर मेनी टाइम्स, एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ है। और ये जो मीटिंग हुई ये खुद 3 साढ़े 3 घंटे की मीटिंग थी, विच मीन्स इट वाज ए वेरी सीरियस मीटिंग। ये नहीं कि इट वाज नॉट ए परफॉर्मा, ये जो इवेंट हो रहे हैं, जब जैसा ऑफिशियल मीटिंग्स होती है ना, जब लोग अपने कंसर्न्स 10-15 मिनट के लिए, फिर फोटो ऑप में ज्यादा वक्त गुजरता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा वक्त गुजरता है बनिस्बत मीटिंग। सो दिस वाज अ वेरी सीरियस मीटिंग जिसमें दोनों साइड्स कह रहे हैं कि बहुत ही फ्रैंक और ओपन डिस्कशंस हुए हैं। और पिछले आप 2 साल से बाइडेन का स्टाइल तो देख लिए होंगे कि हालांकि इतना एक्सपीरियंस है फॉरेन पॉलिसी का, ही इज नॉट इनटू डिप्लोमेसी, वो सीधे सीधे बोल देते हैं जो बोलना है उनको। तो यू कैन इमेजिन के इस डिस्कशंस में काफी फ्रैंक एंड फेयर डिस्कशंस हुए होंगे। तो दैट इज वन पॉइंट अबाउट इट। वो फेशियल एक्सप्रेशन छोड़ दिए, मुझे पता नहीं क्या खा लिया उस मीटिंग में 3 घंटे में, 3.5 घंटे में। सो दैट इज नॉट दैट क्रिटिकल, बट दोनों की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने तो 1600 वर्ड का रीड आउट दिया है इस मीटिंग के ताल्लुक से। लेकिन जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दैट वाज आल्सो क्वाइट यूजफुल इस मीटिंग के बाद। तो 3-4 चीजें बहुत अहम इस मीटिंग से सामने आए हैं। नंबर 1 जो चीज सामने आई है कि बाइडेन की पोजीशन ऑन ताइवान बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। उन्होंने 2-3 बार दोहराया है कि हमारी वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, देयर इज नो चेंज इन आवर वन चाइना पॉलिसी, और हम स्टेटस को के फेवर में हैं। हम हर वो स्टेप के खिलाफ हैं जो करंट स्टेटस को बदलेगा। यानी उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो हमने पिछले 1 साल में जो चीजें हुई हैं ताइवान को लेकर, वो सारे की सारी चीजों को आप नजरअंदाज कर दें। और ये मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दिस इज ऑल्सो मैसेज फॉर ताइवान कि आप कहीं पैर ना फैलाए, क्या कहते हैं ना, पैर ना फैलाएं अपने, और इंडिपेंडेंस वगैरह की बातें ना शुरू कर दें। सो एटलीस्ट दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट वी कैन गेट। दूसरी चीज ये है कि दिस आई वुड से इज ए विक्ट्री फॉर चाइना, कि उन्होंने अमेरिका से ये कहलवा दिया कि देखिए ये बात
कोई दूसरी तरह से भी कह सकते थे बाइडेन। वो ये कह सकते थे कि मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि अगर वो एक कदम भी बढ़ाएंगे ताइवान की तरफ तो फिर अमेरिका की मिलिट्री से उनको सामना करना पड़ेगा। सी, दिस इज द सेम स्टेटमेंट बट कहने का अंदाज इज डिफरेंट। सो ही बाइडेन ने जितना फ्रेंडली वो कर सकते थे उतना फ्रेंडली अंदाज में उसने इस मसले को टच किया। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने साफ कह दिया, एक सवाल किसी ने पूछा कि क्या आप देखते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वी डू नॉट सी चाइना एज ए कोल्ड वॉर, ये हमारा कंपटीशन हो रहा है। तो ये लफ्ज मुसलसिल, मतलब आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में भी देखें, हालांकि नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में उन्होंने चाइना को बाकायदा दुश्मन की तरह कहा है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो व्हाइट हाउस ने पब्लिश की है अभी चंद हफ्ते पहले, उसमें तो दे आर वेरी क्लियरली मेंटेन कि जो जिस तरह से हम देखते हैं दुनिया को, वी सी चाइना एज ए कंपेटिटर। रशिया को वो थ्रेट कहते हैं, चाइना को कंपेटिटर कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो सबसे अहम बात हमारी हुई है उस 3 घंटे में, हाउ टू मैनेज दिस कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन कैसा मैनेज करें कि हम एक रूल्स का जो सिस्टम है उसको फॉलो करें। नंबर 2 कि जो चीजें दुनिया को सबको अफेक्ट करती है, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक, उस पे हम कैसा कोऑपरेट करें वाइल कम्पीटिंग इन अदर एरियाज। यानी पॉलिटिकल कंपटीशन जो भी चल रहा है ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इकोनॉमिक कंपटीशन जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चल रहा है, वो तो चलते रहेगा। वी विल कम्पीट वाइल रिस्पेक्टिंग द रूल्स, लेकिन जो जहां पे जरूरी है कि दुनिया के 2 बड़े मुल्क कोऑपरेट करें, मिसाल के तौर पे ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, क्लाइमेट के जो असरात है, बुरे असरात, उसके साथ कोप करने के लिए, पैंडेमिक्स अगर आते हैं जो आएंगे तो उनके साथ भी। सो ऑन दीज इश्यूज वी नीड टू वर्क टुगेदर। तो एक किस्म से यूं कहिए कि अमेरिका की तरफ से तो ये कहा कि वी विल हैव दिस डुअल रिलेशनशिप, ऑन सम इश्यूज हम कोऑपरेट करेंगे, सम इश्यूज पे हम कम्पीट करेंगे। और एटलीस्ट अमेरिका के रीड आउट्स में और अमेरिका के बयानात में इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बोथ द कंट्रीज सीम टू हैव एग्रीड अपॉन ऑल ऑफ दिस। और एक इशू जिस पे वो मुत्तफिक हैं वो है रशिया का पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। तो दोनों मुल्कों ने कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो बाइडेन ने कहा कि आप अपना आपका जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी आपके क्या कि ये जो इन्फ्लुएंस है उसको आप इस्तेमाल करें और यूज करें। देखिए 2 जगह इस्तेमाल हो सकते हैं अनकरीब न्यूक्लियर वेपन्स, एक यूक्रेन पर, दूसरा साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ कोरिया के थिएटर में। तो उन दोनों रीजन्स में बाइडेन ने शी जिनपिंग से कहा कि वो अपना रसूख, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे टू एंश्योर कि ये चीज़ ना हो। किसी ने उनसे सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नॉर्थ कोरिया को लेके, तो बाइडेन ने कहा कि ये मानना कि चाइना नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करता है ये गलत है। बेसिकली सेइंग कि चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग नॉर्थ कोरिया डज। लेकिन ये भी सही है कि चाइना हैज मोर इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ कोरिया देन से वाशिंगटन या साउथ कोरिया या जापान। सो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं चाइनीज एनालिस्ट हूं तो आई शुड बी हैप्पी विद दिस मीटिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू मोर डायलॉग। अब ये चाइना के ऊपर है कि वो हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड, कि चाइना की नीयत क्या है, चाइना का गोल क्या है। इज इट सीकिंग ए कन्फ्रंटेशन विद द यूएस और इज इट सीकिंग ए कोऑपरेशन विद द यूएस। और ये ना बोले कि ये G20 की मीटिंग अब होने वाली है, इससे एक दिन पहले इन लोगों ने मिला, विच मीन्स दोनों ने रियलाइज किया भाई अभी तो नरेंद्र मोदी जी फ्लाई कर रहे थे जब इनकी मुलाकात हो गई ऑलरेडी। सो दीज पीपल हैव बीन वर्किंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स इज ट्रैवलिंग टू बाली, राइट। तो एक किस्म से यूं कहिए कि दिस इज आल्सो ए वेरी सीरियस रिफ्लेक्शन। ऐसे नहीं कि साइडलाइन पे मिले, ये एक दिन पहले आए दोनों एंड दे मेड। ये और बात है कि इट गेव बाइडेन एन अपॉर्चुनिटी कि वो COP27 इजिप्ट भी जाएं, इजिप्ट से फिर कंबोडिया गए, आसियान की मीटिंग अटेंड करे, फिर वहां से यहाँ आए। सो वो आसियान की मीटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक बिहाइंड द सीन्स वहां पर चाइना को लेकर काफी डिस्कशन
हुए होंगे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दोनों को लेकर। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। इससे अमेरिका की लीडरशिप को दोबारा अंडरलाइन किया गया, ग्लोबल लीडरशिप, लेकिन इस बात को भी अंडरलाइन किया गया कि चाइना इज द चैलेंजर। तो बेसिकली दोनों ने अपनी 1-2 पोजीशन को अफर्म कर दी, मतलब सीडिंग्स कंफर्म कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि आप डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका के अंदर कंट्रडिक्शन है? आपने कहा कि व्हाइट हाउस चाइना को और तरीके से ले रहा है, डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दी, डिफेंस पॉलिसी दी, उसमें एक और पोजीशन है। आज उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैं पढ़ रहा था प्रेस रिलीज, उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं, मैं आपके साथ डायरेक्ट लाइन भी रखना चाहता हूं और मेरे जो लोग हैं वो भी आपके साथ रखना चाहते हैं। माइक पोम्पियो फॉलो अप करेंगे इस विजिट को एंड ही विल बी विजिटिंग। आप क्या समझते हैं, अमेरिका जो है वो थोड़ा वीक है, या मुझे इसको कैसे कहना चाहिए कि क्या अमेरिका जो है वो चाइना को उसको समझ नहीं आ रही कि अभी कैसे डील करना है? व्हेन इट कम्स टू ताइवान बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ली, जो क्या नाम था उनका, जो कांग्रेस की जो थी वो चली गई वहां पे, ताइवान चली गई डेलीगेशन लेके, बाद में फिर बैक ट्रैक करके। आप क्या समझते हैं कि एक स्टेप आगे जाना, 2 स्टेप पीछे आना, इज दिस द अमेरिकन स्ट्रैटेजी? या क्या आप समझते हैं कि चाइनी अमेरिकन आर सो मच डिपेंडेंट एंड दे फियर कि जितना बड़ा सप्लाई चेन और जितनी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, हम कोई जो है वो एग्रेसिव स्टेप ना लें, स्लोली चलें? और जिस तरह फॉर एग्जांपल या वो ये समझते हैं कि यूरोपियंस को और अपने पार्टनर्स को चाइना से दूर करना बड़ा मुश्किल है, रशिया से तो दूर हो गए, सो वी कांट डू द सेम व्हेन इट कम्स टू चाइना बिकॉज सारा यूरोप, सारी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, सो वी नीड टू गो स्लो ऑन चाइना। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। एक ये कि आप इस बात को फैक्टर नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका इज रियली ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। तो उसका मतलब ये है कि नैन्सी पेलोसी उनकी पार्टी के होते हुए भी बाइडेन कैनॉट ऑर्डर हर नॉट टू डू दैट। अगर नैन्सी पेलोसी ये समझती है कि उसको इलेक्शन जीतने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपना पॉलिटिकल करियर, शी इज नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस फॉर बाइडेन्स फॉरेन पॉलिसी। तो नैन्सी पेलोसी की जो एक्शन है, यू शुड सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि दिस इज नॉट यूएस पॉलिसी। यूएस पॉलिसी जो है वो आ रही है बाइडेन के ऑफिस से, व्हाइट हाउस इज सेइंग दैट पॉलिसी। आपको पता है केविन मैकार्थी ने भी कह दिया है कि अगर रिपब्लिकन्स व्हाइट हाउस ऑफ कांग्रेस का हाउस पे कब्जा कर लेते हैं तो वो भी ताइवान जाएंगे। तो एक किस्म से अमेरिका में जब से ट्रंप ने जो एंटी चाइना बातें करना शुरू की हैं और उसने डब्बा खोल दिया बेसिकली, तो एक किस्म से देयर इज ए बाई पार्टीसन डिसएग्री, मतलब एंटी चाइना सेंटिमेंट तो अमेरिका में आ गया है। तो ना सिर्फ कांग्रेस के लोग कहेंगे भाई आप, मैं भी कह देता हूँ चाइना के खिलाफ चीजें बातें, तो मैं क्या बाइडेन से इजाजत लेके थोड़ी बोलूंगा? मैं ये और बात है कि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, लेकिन आई कैन इंटरप्रेट दिस थिंग। तो एक चीज ये है कि पीपल आर फ्री टू से व्हाट एवर यू वांट, आप उस पर पॉलिसी ना बनाएं। दूसरी चीज लेवल ऑफ एनालिसिस की बात है। सो फॉर एग्जाम्पल जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि हमारा जो अप्रोच है चाइना के लिए, वो अप्रोच इज ऑफ कंपटीशन, वी वांट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो उसके नीचे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ले लें, तो उनको तो पता है कि भाई हम कंपटीशन में तो हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा रोल डिफेंस में है। और हमारे को अमेरिकन प्रिपेयर्डनेस किस चीज से प्रिपेयर्ड, व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर? वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर विद चाइना दूर के थिएटर में, राइट? आपको पता है कि जब 1991 के बाद ना चाइना थ्रेट था ना रशिया थ्रेट थी, तो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी टू फाइट 2 वॉर्स कंसेक्यूटिवली, जो शुरू हुआ था 1995 में। आपने देखा हो गया फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल्स छपते थे, और इवेंचुअली अमेरिका काइंड ऑफ फॉट 2 वॉर्स, अफगानिस्तान और इराक साइमल्टेनियसली, राइट? तो डिफेंस का डिपार्टमेंट आप कट गए, तो
मैं वेट करता हूँ till you come back and then I will cut. हाँ, सॉरी आप कट गए थे। हाँ, तो एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से पूछते कि भाई आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो वो चाइना ही कहेंगे अब, राइट। लेकिन अगर आप इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पूछें भाई आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंसर्जेंट्स घुस के आ रहे हैं कश्मीर में, दैट इज आवर चैलेंज, बिकॉज एज एन इंस्टीट्यूशन उनका वो गोल है, बट दे आर एट अ स्मॉलर लेवल, समझ रहे ना। तो इट्स अ लेवल ऑफ एनालिसिस भी हमको देखना चाहिए कि वी शुड नॉट एट्रीब्यूट लोअर लेवल एक्टर्स कि ये पॉलिसी नहीं बना रहे, ये सिर्फ वही कर रहे हैं जो इनका काम है। सो दैट्स द डिफरेंस। उसमें क्या होता है कि बिकॉज सो मच अटेंशन इज पेड, दुनिया की सारी मीडिया इतना अटेंशन पे करती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अरे इन्होंने भी ये कहा, उन्होंने ये कहा। बाद हमारे कॉमेडियंस भी न्यूज में आ जाते हैं फॉर देयर कमेंट्री ऑन फॉरेन अफेयर्स। मुझे याद है जॉन स्टुअर्ट बोलकर एक कॉमेडियन होता था द डेली शो में, उसने इतनी जबरदस्त बात कही थी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ। उसने कहा था कि हम अगली जंग, ये 9/11 की बात कर रहा था, हमारी अगली जंग कनाडा पर होगी। द नेक्स्ट कंट्री वी आर गोइंग टू इन्वेड इज कनाडा, क्योंकि कनाडा इज एग्जैक्टली लाइक इराक, इट हैज नो न्यूक्लियर वेपन्स and it has nothing to do with 9/11. तो sometimes हमारे बंदे, मस्करे बंदे भी बड़ी जबरदस्त बातें कह देती हैं, it gets a lot of attention। मतलब आज वो बात कह के भी 15 साल हो गए, लेकिन उसको academics keep referring because it summarizes the inconsistencies in policies। लेकिन ये बात तो सही है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी में इनकंसिस्टेंट जरूरी है, और बाइडन ने 3-4 बार मिस पोक किया हुआ है। अभी भी कोई छोटे से मामले पे ही सेड समथिंग इनकरेक्ट, और जॉन कर्बी जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने इमीडिएटली करेक्ट कर दिया कि नहीं, द प्रेसिडेंट कांट डू दिस। तो बात चीजें जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में नहीं होते। देखिए आप, for a lot of countries जिनके institutions are not developed, like for example, आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपके establishment के head ये नहीं कर सकते by law। वो जो चाहे वो कर लेते हैं, right? तो यहाँ पे we can, हर बंदा कह सकता है how can he do that? He can't do that, that is not in his powers, he does not have, कोर्ट में सू कर दे तो ये सीरियस चीजें हो जाती हैं, राइट। सो एनीबडी कैन टेल कि प्रेसिडेंट्स की क्या हुकूक हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, दे आर वेरी क्लियरली मार्क्ड बाय लॉ। तो कई चीजें वो नहीं कर सकते, लाइक ही कांट कम आउट एंड से कि मैं आपको $70 बिलियन दे देता हूँ, नहीं, वो कांग्रेस ही दे सकती है। यू हैव टू से आई विल टेल द कांग्रेस टू प्लीज गिव यू मनी, एंड कांग्रेस में पास हो गया तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं, वैसा है। बिल्कुल सही। So sir, how do you see this Prime Minister Modi's ये जो प्रेसिडेंसी का एजेंडा है? रिसेंटली ये पता चला कि जो G20 के हवाले से जी भारत जो है उसने अपना जो उनका जो उन्होंने लोगो जो इंट्रोड्यूस कराया G20, उसमें हिंदुत्व एजेंडे की तशहीर की कोशिश की है इसमें। और आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जा रहा है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जो G20 इसकी जो लोगो जारी किया गया उसमें बीजेपी का जो इंतहाबी निशान और जो मजहब की जो मुकद्दस अलामात कंवल का जो फूल है उसको शामिल किया गया, और इस पे इंडिया में कई लोग हदड़ों ने तनकीद भी की है। आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मजहब का रोल भी है अब, या दूसरा आप समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ या अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, या कि वो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू गिव an India way in the G20? How do you see Prime Minister Modi's overtaking G20 presidency और जो लोगो और जो मैंने आपको बताया इसमें? देखिए आजकल इंडिया में जो है सो हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है, तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, वहां पे लोटस हो या गुलाब का फूल हो, उसे क्या फर्क पड़ता है रशिया को या अमेरिका को या कनाडा को, डजंट मैटर। बट देयर विल बी बॉर्डर लाइन लोग जो एकदम मतलब आपे के बाहर क्या जीत कर दी है हमारे लिए, जबरदस्त, इंडिया दुनिया जीत गई, आप जाके वोट डाल देंगे उनको 2024। तो दिस इज फॉर डोमेस्टिक हाइपर नेशनलिज्म। मैं देखता हूँ
बाज जिस तरह के लोग ऐसा करारा जवाब दिया जैसा कि जंग जीत गए, यू नो, डिप्लोमेटिक इश्यूज पर. So that is not for international consumptions. मुझे नहीं लगता कि दूसरे मुल्क are going to declare these things. It is like saying कि अरे बाली में बाइडन ने अपना शर्ट का बटन खुला रखा एंड उनका क्रॉस नजर आ रहा था. Was he emphasizing कि भाई he is a Catholic? Only the only second Catholic president of the US, by the way. तो नहीं भाई, गर्मी थी, शर्ट का बटन खोल दिया, ऐसी कोई सियासत नहीं है ये. सो आई थिंक इट इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड दैट इज फाइन. जैसा मुसलमान हर चीज को हम हरा कर देते हैं ना, मुसलमान समझते हैं कि चीज को ग्रीन पेंट करके तस्बीह लटकाने से वो इस्लामिक हो जाती है. लोग कार खरीदते हैं मेड इन जापान, तस्बीह खरीदते हैं मेड इन मोरक्को एंड देयर इट इज, आपकी इस्लामिक कार हो जाती है. सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी. मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं. सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं. सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग. तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है. समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब. छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है. और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है. अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर. They can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस. समझे? सो फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55-57 में से. इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं, डिपेंड्स ऑन विच GDP. आई डोंट थिंक ईरान इज कमिंग फॉर दिस G20. तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे? तो India is going to speak for all of these countries in the global south, which is very important. लेकिन कि India is consciously taking a step. चाइना ने ये नहीं कहा कि हम global south के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का Belt and Road Initiative is invested in mostly in the global south. So that looks very important. India is going to raise the concerns of the global south. So ये जो shortages of food, shortages of fertilizers, healthcare, ये these are conditions, ये सारे के सारे global south के issues हैं. लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, they are mostly security related issues, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं. इंडिया जो बात कर रहा है हेल्थ वगैरह, लेकिन फाइनेंस के इश्यूज की जिक्र सुनने में नहीं आ रही है. एंड G20 इज अबाउट फाइनेंस. तो इस बार जो ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट है, ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, इट्स अबाउट 3%. लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले साल इट्स गोइंग टू डिप. तो नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमी ग्लोबली से मुश्किल से 2% से ग्रोथ होने वाली है. सो इट इज ए ह्यूज कंसर्न. और लोगों का कहना है कि इट इज बिकॉज ऑफ चाइना alone कि the world is not in a recession, क्योंकि चाइना will not be in recession. तो अमेरिका, चाइना और यूरोप अगर रिसेशन में नहीं है तो ग्लोबल रिसेशन नहीं होता.
तो अगर यूरोप रिसेशन में पड़ भी जाता दिस विंटर, चाइना और यूएस के वजह से द वर्ल्ड विल नॉट बी इन रिसेशन, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। और बिकॉज यूरोप माइट बी इन रिसेशन और चाइना के एक्सपोर्ट्स यूरोप को इतने ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि चाइना की इकोनॉमी जो स्लो डाउन होगी और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। दीज आर मेजर इश्यूज फॉर द ग्लोबल कंसर्न्स के लिए सप्लाई चेन्स का सवाल हो जाता। तो मेरे ख्याल से आई एम सरप्राइज कि दोज इश्यूज आर नॉट फ्रंट एंड सेंटर। Let's see what comes out of this, because this is एक बहुत बड़ा फोरम है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP के जो ममालिक हैं वो यहाँ पे होंगे। एक बड़ी 75%, 3 out of 4। बिल्कुल बिल्कुल। और सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, कि इसमें क्या होता है। और बाइडेन शी की जो मीटिंग है वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया को जो G20 की लीडरशिप मिल रही है उससे क्या वो जो वाकई ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं, that will also be a question that we will keep raising for next 1 year, because the presidency changes for 1 year. दो छोटे और इश्यूज ये हैं। एक तो ये कि पुतिन नहीं आ रहे, यस, और लैवरॉव पहुंच गए हैं लेकिन बीमार हैं। तो उनको पता नहीं कि वाकई में उनको सियासी बुखार है या रियल बुखार है, ये पता नहीं। सो ही विल बी अटेंडिंग फ्यूअर मीटिंग्स, ऐसा लग रहा है। हालांकि रशिया यूक्रेन जंग का बहुत बड़ा साया है इस मीटिंग पर, एवरीबडी इज डिस्कसिंग। तो अब देखना है दो मीटिंग्स की मुझे मतलब इंतजार है कि होते हैं या नहीं। एक शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, प्रेसिडेंट चाइना। और दूसरी मेरे ख्याल से बाइडेन और मोदी की मीटिंग तो होगी जरूर, फॉर्मली या फॉर्मली। बट मुझे देखना है कि बयानात क्या आते हैं, स्पेशली अगर शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट आर द इश्यूज दैट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, क्योंकि समरकंद के वक्त तो कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई थी। हालांकि शी जिनपिंग ने मुबारकबादी दी थी इंडिया फॉर टेकिंग ओवर एज SCO प्रेसिडेंट वगैरह। लेकिन अब आई डोंट नो, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि क्या होता है। उस पे नजर रखनी चाहिए आइंदा 2 दिन। बिल्कुल सही, we will keep tracking and discussing that. Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. It was a pleasure talking to you, sir. Thank you, sir.